लंदन में एक 13 साल का बच्चा डॉक्टर के कमरे में बैठा है। उसके हाथ कांप रहे हैं और रोते रोते उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी हैं। डॉक्टर उसे बड़े प्यार से देखता है और कहता है कि बेटा, असल में तुम्हें एक बीमारी है। तुम्हारे दिमाग में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल कम बन रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि हमारे पास इसकी दवाई मौजूद है। वो लड़का एंटी डिप्रेसेंट्स की एक पर्ची लेकर घर जाता है और उसे पूरा यकीन है कि उसके दिमाग में कुछ खराबी है जिसे ये गोलियां ठीक कर देंगी। अब समय के पहिए को 13 साल आगे बढ़ाइए। वो लड़का अब भी वही गोलियां खा रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि वो अब भी उतना ही उदास है। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? ये सिर्फ उस एक लड़के की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों की हकीकत है। हमें सालों से यही बताया गया कि डिप्रेशन सिर्फ एक केमिकल इम्बैलेंस है। हमें यकीन दिलाया गया कि हमारा दिमाग खराब है और इसका इलाज सिर्फ एक गोली की शीशी में बंद है। लेकिन क्या होगा अगर डिप्रेशन के बारे में हमें जो कुछ भी बताया गया वो बुनियादी तौर पर गलत हो? क्या ऐसा हो सकता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी की असली वजहों का हमारी दिमागी केमिस्ट्री से कोई लेना देना ही ना हो? क्या ऐसा मुमकिन है कि वो वजहें बिल्कुल हमारी आंखों के सामने छिपी हों, जैसे कि हमारा जीने का तरीका, हमारा काम करने का ढंग और एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते? नमस्ते दोस्तों, सुनो बुक समरी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो डिप्रेशन और एंजाइटी को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। इस किताब का नाम है लॉस्ट कनेक्शंस और इसे लिखा है मशहूर जर्नलिस्ट जोहान हरी ने। आज के इस वीडियो में हम डिप्रेशन की वो कड़वी सच्चाई जानेंगे जिसने मॉडर्न साइकियाट्री की नींव हिलाकर रख दी है। ये वो सच है जिसे जोहान हरी ने 40,000 मील की यात्रा करके और दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों से मिलकर खोजा है। उन्होंने पता लगाया कि डिप्रेशन की इस महामारी का हल ज्यादा दवाइयां खाना नहीं है, बल्कि इसका असली हल है रिकनेक्शन, यानी एक बार फिर अपनी जिंदगी और अपनों से जुड़ना। ये 13 साल का बच्चा जिसकी कहानी मैंने आपको अभी सुनाई, कोई और नहीं बल्कि खुद इस किताब के लेखक जोहान हरी थे। जोहान एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं और करीब एक दशक से भी ज्यादा समय तक वो इसी यकीन के साथ जीते रहे कि उनके दिमाग में कोई खराबी है। और सच कहूं तो इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी। जब आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके हों और डॉक्टर के सामने बैठकर अपनी उस उदासी का कारण ढूंढ रहे हों जिसे आप खुद नहीं समझ पा रहे, तो डॉक्टर जो भी वजह बताता है आप उसे सच मान लेते हैं। जोहान को भी वही वजह बताई गई जो आज करोड़ों लोगों को बताई जाती है कि आपके दिमाग में केमिकल इंबैलेंस है, सेरोटोनिन की कमी है और ये एंटी डिप्रेसेंट्स उस कमी को पूरा कर देंगी। ये सुनने में इतना सीधा और साइंटिफिक लगता है कि इंसान को एक पल के लिए तसल्ली मिल जाती है। तो जोहान ने दवाइयां लेना शुरू किया और शुरुआत में उन्हें थोड़ा बेहतर भी महसूस हुआ। असल में दोस्तों, प्लेसिबो इफेक्ट नाम की एक चीज होती है। जब आपको यह भरोसा हो जाता है कि आप अपनी किसी शारीरिक बीमारी का इलाज कर रहे हैं, तो वो उम्मीद ही अपने आप में एक दवा बन जाती है। लेकिन कहानी यहां से उलझना शुरू होती है। 5 साल बीत गए, फिर 10 साल और देखते ही देखते 13 साल निकल गए। दवाइयों की डोज बढ़ती गई, ब्रांड्स बदलते रहे, कभी एक गोली तो कभी दूसरी, लेकिन वो अंदरूनी खालीपन और सूनापन कहीं नहीं गया। वो अपनी जिंदगी से जो कटा हुआ महसूस करते थे, वो एहसास वैसा का वैसा ही था। जिस डिप्रेशन को दिमागी केमिस्ट्री ठीक करके जड़ से मिटाने वाली थी, वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। ज्यादातर लोग जोहान की जगह होते तो शायद अपनी किस्मत मानकर हार मान लेते और सोचते कि शायद मैं उन बदकिस्मत लोगों में से हूं जो हमेशा उदास ही रहेंगे। चलो, कम से कम दवाइयों के सहारे काम तो चल रहा है। पर जोहान एक जर्नलिस्ट थे और जर्नलिस्टों की आदत होती है चुभने वाले सवाल पूछना। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा कि अगर मैं पिछले 10 सालों से इस तथाकथित केमिकल इंबैलेंस को ठीक कर रहा हूं, तो मैं आज भी डिप्रेस्ड क्यों हूं? बस इसी एक सवाल ने उन्हें एक ऐसी लंबी यात्रा पर भेज दिया जो उन्हें दुनिया के कोने कोने तक ले गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज से लेकर ब्राजील की तंग झुग्गियों तक और बर्लिन के आधुनिक क्लिनिक्स से लेकर अमेरिका के उन गांवों तक जहां लोग आज भी पुरानी सादगी से रहते हैं। 40,000 मील का सफर, सैकड़ों इंटरव्यूज और दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों और डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद जोहान को जो पता चला वो सिर्फ हैरान करने वाला नहीं था, बल्कि उसने हर पुरानी थ्योरी को पलट कर रख दिया। उन्हें समझ आया कि हम डिप्रेशन का इलाज बिल्कुल गलत जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन असली वजहों पर बात करने से पहले हमें एक बहुत ही कड़वे और परेशान करने वाले सच का सामना करना होगा।
और वो सच जुड़ा है उस इलाज से जिसे हम दशकों से आंख बंद करके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं तुम्हें लेकर चलता हूं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां जोहान हरी एक छोटे से ऑफिस में प्रोफेसर इरविंग किर्श के सामने बैठे हैं। अब प्रोफेसर किर्श कोई मामूली रिसर्चर या पागल कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं है, बल्कि ये दुनिया के उन चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक हैं जिन्होंने प्लेसिबो इफेक्ट और एंटी डिप्रेसेंट्स की असली इफेक्टिवनेस पर सालों रिसर्च की है। दशकों से हमें यही बताया जाता रहा है कि डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में सेरोटोनिन नाम का केमिकल कम बन रहा है। कहानी कुछ ऐसी बनाई गई कि कुछ लोगों का दिमाग सही मात्रा में सेरोटोनिन नहीं बना पाता और प्रोजेक्ट, पैक्सिल या जोलॉफ्ट जैसी एंटी डिप्रेसेंट्स इस सेरोटोनिन को बढ़ा देती हैं, जिससे प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सुनने में यह थ्योरी बड़ी साफ सुथरी और साइंटिफिक लगती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो ये कि इस बात का कोई ठोस सबूत ही नहीं है कि यह सच है। इरविंग किर्श ने एक ऐसा काम किया जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने सरकार से मांग की कि दवाई बनाने वाली कंपनियों ने जो भी रिसर्च की है उसका पूरा डेटा दिखाया जाए। और यहां बात दिलचस्प है, उन्होंने सिर्फ वो रिसर्च नहीं मांगी जिसके अच्छे नतीजे आए थे, बल्कि वो सारी रिसर्च मांगी जिन्हें कंपनियों ने छुपा रखा था क्योंकि उनके नतीजे अच्छे नहीं थे। और जब सारा डेटा सामने आया तो जो दिखा वो हैरान करने वाला था। जब सभी रिसर्च को मिलाकर देखा गया तो पता चला कि ये दवाइयां मुश्किल से नकली गोलियों से थोड़ी बेहतर हैं। एक स्केल है जिस पर डिप्रेशन को नापा जाता है, वो 0 से 51 तक का होता है। इस पूरे स्केल पर असली दवाई और नकली गोली में फर्क सिर्फ 1.25 अंक का था। अब इस फर्क को समझने के लिए ऐसे सोचो कि अगर तुम रात को 2 घंटे कम सोते हो तो उससे भी इस स्केल पर ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में हालात इससे भी खराब हैं। वो 1.25 अंक का जो थोड़ा सा फर्क है, वो भी शायद दवाई के केमिकल की वजह से नहीं है। इन दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मुंह सूखना, कुछ शारीरिक परेशानियां या नींद में दिक्कत। अब जब किसी टेस्ट में तुम्हें ये परेशानियां होने लगती हैं तो तुम्हें समझ आ जाता है कि तुम्हें असली दवाई मिली है। और जैसे ही तुम्हें भरोसा हो जाता है कि तुम असली इलाज ले रहे हो, तुम्हारा दिमाग और ज्यादा अच्छा महसूस करने लगता है, बस भरोसे की वजह से। और जानते हो क्या हुआ? जब वैज्ञानिकों ने ऐसे टेस्ट किए जिनमें नकली गोली में भी थोड़े साइड इफेक्ट्स डाल दिए ताकि किसी को पता ही ना चले कि उन्हें असली दवाई मिली है या नकली, तो असली और नकली के बीच का वो थोड़ा सा फर्क भी पूरी तरह गायब हो गया। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मेरे लिए तो एंटी डिप्रेसेंट्स काम करती हैं, या मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जान इन दवाइयों ने बचाई है। लेकिन इरविंग किर्श की रिसर्च के मुताबिक उस बेहतर महसूस करने का सिर्फ 25% असल में दवाई के केमिकल की वजह से होता है। बाकी 75% प्लेसिबो इफेक्ट से आता है, यानी तुम्हारे इस भरोसे से कि तुम्हारा इलाज हो रहा है। लेकिन इससे एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर गोली में मौजूद केमिकल सिर्फ 1/4 सुधार के लिए जिम्मेदार है और बाकी 3/4 उम्मीद और भरोसे से आ रहा है, तो क्या हम सच में डिप्रेशन का इलाज कर रहे हैं या बस उम्मीद को एक दवाई का रूप दे रहे हैं? और अब सबसे परेशान करने वाली बात सुनो, वो केमिकल इम्बैलेंस वाली थ्योरी कि डिप्रेशन कम सेरोटोनिन की वजह से होता है, ये कभी साबित ही नहीं हुई, एक बार भी नहीं। कोई ऐसा टेस्ट मौजूद नहीं है जो किसी जिंदा इंसान के दिमाग में सेरोटोनिन लेवल माप सके, और कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो ये दिखाए कि डिप्रेशन वाले लोगों में सेरोटोनिन उन लोगों से कम होता है जिन्हें डिप्रेशन नहीं है। पूरी थ्योरी बस एक अनुमान थी जो बार बार दोहराए जाने की वजह से सच मान ली गई। सोचिए, हमने ये दवाइयां दुनिया भर में करोड़ों लोगों को खिला दी। हमने उन्हें यकीन दिला दिया कि उनके दिमाग में कोई खराबी है, और इसी डर के दम पर हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार खड़ा कर दिया गया। पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस थ्योरी या जिस बुनियाद पर यह पूरी की पूरी इंडस्ट्री टिकी है, वो शायद सिरे से ही गलत है। लेकिन अगर डिप्रेशन किसी केमिकल इंबैलेंस से नहीं हो रहा, तो फिर आखिर हो क्यों रहा है? आज इतने सारे लोग इससे क्यों जूझ रहे हैं? डिप्रेशन की दरें रॉकेट की तरह क्यों बढ़ रही है, जबकि एंटी डिप्रेसेंट्स के प्रिस्क्रिप्शन भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं? यहीं से जोहान की यात्रा सच में दिलचस्प होना शुरू होती है, क्योंकि उन्होंने जो खोजा वो ये था कि डिप्रेशन कोई खराबी नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल है जो हमारे जीने के तरीके पर एक बिल्कुल सही प्रतिक्रिया है। और इसकी वजहें हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में छिपी है। दोस्तों, अब मैं आपको मेरेडिथ की कहानी सुनाता हूं। मेरेडिथ ने वो सब कुछ किया जिसे हमारा समाज कामयाबी मानता है। वो कॉलेज गई, उसे एक बढ़िया नौकरी मिली और वो करियर की ऊंचाइयां चढ़ती गई।
बाहर से देखने पर तो वो बहुत सफल लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। हर सुबह जब वो सोकर उठती तो उसे एक अजीब सा भारीपन महसूस होता था। उसे किसी खास काम से डर नहीं लगता था, बस एक ऐसा खालीपन था जैसे उसकी पूरी जिंदगी बेमतलब के कामों में बर्बाद हो रही हो। वो एडवर्टाइजिंग की दुनिया में थी और उसका काम ऐसे प्रोडक्ट्स बेचना था जिन पर उसे खुद कोई भरोसा नहीं था। वो उन लोगों को चीजें बेच रही थी जिन्हें उनकी जरूरत ही नहीं थी, और वो भी एक ऐसी कंपनी के लिए जिसकी उसे रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। दिन के 8 घंटे, हफ्ते के 40 घंटे और ऐसे ही कई साल बीत गए। आखिर में जब वो डॉक्टर के पास गई तो उसे डिप्रेशन बताकर दवाइयां दे दी गईं। लेकिन यहां जोहान ने एक ऐसी रिसर्च खोजी जो किसी भी मालिक या कंपनी को डरा सकती है। गैलप नाम की एक संस्था ने दुनिया भर के कर्मचारियों पर एक सर्वे किया और नतीजे चौंकाने वाले थे। पता चला कि सिर्फ 13% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें अपना काम पसंद है या जिन्हें अपना काम जरूरी लगता है। यानी बाकी के 63% लोग बस जैसे तैसे अपना दिन काट रहे हैं और इसी इंतजार में रहते हैं कि कब छुट्टी हो और वो घर जाए। और इनमें से 24% लोग तो ऐसे हैं जो अपनी नौकरी से इतनी नफरत करते हैं कि वो सिर्फ दुखी नहीं है, बल्कि छिड़कर अपने काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। अब सोचिए, इसका मतलब क्या है? हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी जागते हुए बिताया गया ज्यादातर समय कुछ ऐसा करने में लगा देते हैं जिसे हम बेमतलब मानते हैं या जिससे हमें नफरत है। तो क्या यह कोई हैरानी की बात है कि आज हर दूसरा इंसान डिप्रेशन में है? लेकिन यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जोहान को लंदन के एक वैज्ञानिक माइकल मार्मट की एक बहुत बड़ी रिसर्च मिली। मार्मट ने हजारों सरकारी कर्मचारियों पर कई सालों तक स्टडी की और जो सच सामने आया वो हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग था। अक्सर हमें लगता है कि जो ऊंचे पदों पर बैठे बड़े अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और जो दिन रात काम करते हैं, वो सबसे ज्यादा तनाव और डिप्रेशन में होंगे। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। पता चला कि जो लोग सबसे निचले पायदान पर थे, जिनका अपने काम पर कोई कंट्रोल नहीं था, उनमें डिप्रेशन सबसे ज्यादा पाया गया। भले ही उनकी जिम्मेदारी कम थी और वो कम घंटे काम करते थे, फिर भी वो ज्यादा दुखी थे। यहां असली बात यह नहीं थी कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि ये थी कि आपको अपने काम में कितनी आजादी और फैसले लेने का कितना हक मिल रहा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण जोहान को बाल्टीमोर में मिला। वहां साइकिल चलाने वाले कुरियर लड़कों का एक ग्रुप है। अब ये कोई ऊंची डिग्री वाले लोग नहीं हैं, ये बस दिन भर ट्रैफिक में साइकिल चलाते हैं और सामान पहुंचाते हैं। ऊपर से देखें तो ये कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं लगती, पर यहां एक ट्विस्ट है। ये सब लोग खुद उस कंपनी के मालिक हैं। वो सब मिलकर फैसले लेते हैं कि काम कैसे होगा, होने वाला मुनाफा कैसे बटेगा और किसी भी समस्या को कैसे सुलझाना है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें अपने इस काम से बेहद प्यार है। आम कुरियर कंपनियों के मुकाबले यहां काम करने वालों में डिप्रेशन बहुत ही कम है। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनका काम बहुत आसान या आलीशान है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके हाथ में कंट्रोल है और उनके काम की कोई कीमत है। वो किसी और की मशीन के बेजान पुर्जे नहीं हैं, बल्कि एक साझा कारोबार में बराबर के हिस्सेदार हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा पहला डिस्कनेक्शन, यानी अपने काम से कट जाना। और याद रखिए, ये सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने की बात नहीं है, ये बात है अपने काम में इज्जत और फैसले लेने की आजादी पाने की, चाहे आप कोई भी काम करते हो। मान लीजिए हम किसी इंसान को एक अकेले बंद कमरे में डाल देते हैं, न किसी से मिलना जुलना, न कोई बातचीत और न ही कोई सहारा, बस चारों तरफ गहरा अकेलापन। आपको क्या लगता है, उसे मानसिक रूप से पूरी तरह टूटने में कितने दिन लगेंगे? अब सोचिए, यही चीज हम आज करोड़ों लोगों के साथ कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि हम इसे सजा नहीं कहते, हम इसे आधुनिक जिंदगी कहते हैं। जोहान ने शिकागो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जॉन कैसियोप्पो का इंटरव्यू किया, जो अकेलेपन के विषय पर दुनिया के सबसे बड़े जानकारों में से एक हैं। उनकी रिसर्च ने एक डरावना सच सामने रखा है। अकेलापन सिर्फ आपको उदास नहीं बनाता, बल्कि ये आपके दिमाग की बनावट, आपके रोगों से लड़ने की शक्ति और यहां तक कि आपके शरीर के सेल्स तक को बदल देता है। अकेले रहने वाले लोगों में डिप्रेशन, भूलने की बीमारी और यहां तक कि जल्दी मौत का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि आज अकेलापन एक महामारी की तरह फैल रहा है। 1950 के दशक में जब लोगों से पूछा जाता था कि उनके कितने करीबी दोस्त हैं, तो ज्यादातर का जवाब होता था 3। आज जब यही सवाल पूछा जाता है तो सबसे आम जवाब मिलता है 0, यानी कोई नहीं।
आज हमारे पास सोशल मीडिया और वीडियो कॉल जैसे जुड़ने के हजारों साधन हैं, फिर भी हम पहले से कहीं ज्यादा अकेले हैं। रॉबर्ट पुटनम की एक मशहूर किताब है बॉलिंग अलोन। इसका नाम एक बहुत ही साधारण सी बात से आया है। वो कहते हैं कि पहले लोग समूहों में जाकर बॉलिंग का खेल खेलते थे, दोस्तों के साथ वक्त बिताते थे, लेकिन अब लोग अकेले ही खेलते हैं। ये बात हमारी आज की सामाजिक जिंदगी का एक आईना है। आज न वो मोहल्ले वाली गप्पें रहीं, न वो साथ मिलकर त्योहार मनाना, और न ही वो बड़े परिवार रहे जो एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे। आज सब बिखर गया है। हकीकत तो ये है कि इंसान बना ही साथ रहने के लिए है। हजारों सालों से हम छोटे छोटे समूहों और कबीलों में रहे हैं, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और एक दूसरे पर निर्भर था। उस दौर में अकेले होने का मतलब होता था सीधे मौत। हमारा दिमाग अपनों के साथ जुड़ने के लिए वैसे ही तड़पता है जैसे हमारे फेफड़े हवा के लिए। पर हमने पिछले कुछ सालों में एक ऐसा समाज बना लिया है जहां आप पूरी उम्र गुजार सकते हैं और आपको अपने पड़ोसी का नाम तक मालूम नहीं होता। हम दिन भर स्क्रीन पर उन लोगों से बातें करते हैं जो हकीकत में हमारे पास हैं ही नहीं। आप एक बड़े शहर में लाखों लोगों के बीच रहकर भी पूरी तरह अकेले हो सकते हैं। आपका दिमाग इस बनावटी जिंदगी को नहीं समझता। जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग इसे एक खतरे की तरह देखता है, क्योंकि इतिहास में अकेला होना जानलेवा होता था। और जब दिमाग को खतरा महसूस होता है तो पैदा होता है तनाव, घबराहट और धीरे धीरे गहरा डिप्रेशन। तो ये है हमारा दूसरा डिस्कनेक्शन, यानी अपनों से और समाज से पूरी तरह कट जाना। और याद रखिए, इंस्टाग्राम पर 1000 दोस्त होना कोई कनेक्शन नहीं है। असली साथ का मतलब है आमने सामने बैठकर दिल की बात कहना, एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करना। यही वो चीजें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। जोहान ने टिम कासर नाम के एक मनोवैज्ञानिक का इंटरव्यू किया, जो इस बात पर रिसर्च करते हैं कि हमारी पसंद और हमारी सोच का हमारी मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ता है। टिम ने जो पाया वो वाकई सोचने वाली बात है। उन्होंने देखा कि जितना ज्यादा आप बाहरी चमक धमक, जैसे बहुत सारा पैसा, ऊंचा रुतबा और महंगी चीजों के पीछे भागते हैं, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आप डिप्रेशन और बेचैनी का शिकार हो जाएंगे। इसके उलट जो लोग अपनी अंदरूनी खुशी पर ध्यान देते हैं, जैसे अपने रिश्तों को सुधारना, खुद को एक बेहतर इंसान बनाना और दूसरों की मदद करना, वो लोग कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। हमारा आज का समाज हमें जानबूझकर सिर्फ बाहरी चीजों के पीछे भागना सिखा रहा है। एक आम इंसान हर दिन लगभग 4000 विज्ञापन देखता है। ये 4000 विज्ञापन आपको बार बार बस यही बताते हैं कि आप में कुछ कमी है। आप उतने पतले नहीं हैं जितना होना चाहिए, आप उतने सफल नहीं हैं जितनी दुनिया उम्मीद करती है, या आप उतने सुंदर नहीं दिखते। और फिर ये विज्ञापन आपको एक लालच देते हैं कि अगर आप उनका ये सामान खरीद लेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे और आपकी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। इसी बात को गहराई से समझने के लिए जोहान ब्राजील के साओ पाउलो शहर गए। वहां की सरकार ने एक बहुत ही साहसी कदम उठाया था। उन्होंने शहर से सारे बाहरी विज्ञापन पूरी तरह हटा दिए। न कोई बड़े बड़े होर्डिंग्स, न बसों पर कोई विज्ञापन, और न ही इमारतों पर किसी कंपनी का लोगो। चारों तरफ बस खुली जगह, साफ आसमान और सुंदर इमारतें दिखने लगीं। विज्ञापन की दुनिया के जानकारों ने कहा था कि इससे शहर की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। लोगों ने बताया कि अब वो पहले से बहुत कम तनाव महसूस करते हैं। उन्हें अब हर वक्त ये नहीं लगता कि वो किसी ऐसी रेस में पीछे छूट रहे हैं जिसे जीतना नामुमकिन है। असल में ये विज्ञापन पहले आपके मन में एक नकली जरूरत पैदा करते हैं और फिर आपको उसका समाधान बेचते हैं। ये आपको एहसास दिलाते हैं कि आप अधूरे हैं और फिर वादा करते हैं कि खरीदारी करने से आप पूरे हो जाएंगे। और दुख की बात यह है कि यह तरीका काम कर जाता है। हम अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों को पाने में झोंक देते हैं जिनकी हमें असल में जरूरत ही नहीं है। हम एक ऐसे खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं जिसे बाजार का कोई भी सामान कभी नहीं भर सकता। इसे मनोवैज्ञानिकों की भाषा में हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। ये एक ऐसी मशीन की तरह है जिस पर आप भागते तो बहुत तेज हैं, पर पहुंचते कहीं नहीं। आपको वो चीज मिल जाती है जिसकी आपने तमन्ना की थी, शायद नई कार, ऑफिस में ऊंचा पद या बड़ा घर। एक पल के लिए आपको बहुत अच्छा लगता है, पर फिर वो खुशी फीकी पड़ने लगती है और फिर आपको अगली कोई चीज चाहिए होती है और फिर उसके बाद कुछ और। आप बस भागते रहते हैं, थकते रहते हैं, पर सुकून कहीं नहीं मिलता। डिप्रेशन असल में आपकी आत्मा की वो पुकार है
जो आप पर चिल्लाकर कह रही है कि रुको, यह तरीका काम नहीं कर रहा, ये वो चीजें नहीं हैं जो सच में मायने रखती हैं। लेकिन हम उस पुकार को सुनने के बजाय उसे दवाई खाकर शांत कर देते हैं और उसी मशीन पर फिर से भागना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यह है हमारा तीसरा डिस्कनेक्शन, यानी अपनी सही वैल्यूज और जीवन के असली अर्थ से कट जाना। हमें एक ऐसी अच्छी जिंदगी का सपना बेचा गया है जिसका हमारी सच्ची खुशी से कोई लेना देना ही नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको मनोविज्ञान की दुनिया की एक बेहद अहम स्टडी के बारे में बताता हूं। यह कहानी शुरू होती है 80 के दशक में, जब विंसेंट फेलिट्टी नाम के एक डॉक्टर अमेरिका के सैन डिएगो शहर में एक वजन घटाने का क्लिनिक चला रहे थे। उनका क्लिनिक बहुत सफल था और मरीज भारी मात्रा में वजन कम कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। जो सबसे ज्यादा सफल थे, यानी जिन्होंने सबसे ज्यादा वजन घटाया था, वही अचानक प्रोग्राम छोड़कर चले जा रहे थे। डॉक्टर फेलिट्टी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इंसान फायदा होते हुए भी इलाज क्यों बंद कर देगा। तो उन्होंने उन लोगों से बात करनी शुरू की और एक दिन एक इंटरव्यू के दौरान उनसे एक सवाल पूछते हुए गलती हो गई। वो एक महिला से उसकी उम्र और वजन के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन गलती से उन्होंने पूछ लिया, तुम्हारा वजन कितना था जब तुम पहली बार शारीरिक संबंध के लिए सक्रिय हुई? उस महिला ने तुरंत जवाब दिया, 40 पाउंड, यानी करीब 18 किलो। दोस्तों, उस महिला के साथ यौन शोषण हुआ था जब वो महज 4 साल की थी। उस एक जवाब ने डॉक्टर फेलिट्टी की आंखें खोल दी। उन्हें समझ आया कि मोटापा असल में कोई समस्या नहीं था, बल्कि एक समाधान था। एक ऐसा तरीका जिससे वो महिला खुद को कम आकर्षक बनाकर दोबारा शोषण से बचाने की कोशिश कर रही थी। इस एहसास के बाद डॉक्टर फेलिट्टी ने एक बहुत बड़ी रिसर्च शुरू की, जिसे आज एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस स्टडी या संक्षेप में ACE स्टडी कहते हैं। इस स्टडी में 17,000 लोगों को शामिल किया गया और बचपन में हुई 7 तरह की तकलीफों को देखा गया, जैसे शारीरिक मारपीट, यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना, घर में नशे की लत, घरेलू हिंसा और माता पिता का अलगाव। नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। जितनी ज्यादा तकलीफें किसी ने बचपन में झेली थीं, उतना ही ज्यादा उसे बड़े होकर डिप्रेशन का खतरा था। जिन लोगों ने बचपन में 4 या उससे ज्यादा बुरे अनुभव झेले थे, उनमें आत्महत्या की कोशिश करने का खतरा 12 गुना, शराब की लत का 7 गुना और डिप्रेशन होने का खतरा 4.5 गुना ज्यादा था। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? हम डिप्रेशन को एक दिमागी बीमारी मानकर उसका इलाज कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर ये असल में बचपन की तकलीफों पर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो? क्या हो अगर समस्या ये ना हो कि आपका दिमाग खराब है, बल्कि ये हो कि आपका दिमाग उन पुरानी यादों को भूल नहीं पा रहा? जोहान ने ऐसे कई लोगों से मुलाकात की जिन्हें बिना किसी ने उनके बचपन के बारे में पूछे सीधे दवाइयां दे दी गई। उन्हें बताया गया कि उनके दिमाग में केमिकल की कमी है, जबकि असल में उनके अंदर पुराने दर्द, अधूरे घाव और दबी हुई तकलीफें थीं जिन्हें कभी सुलझाया ही नहीं गया। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि डॉक्टर फेलिट्टी की रिसर्च ने साबित किया कि बचपन का दर्द कोई किस्मत नहीं है। लोग इससे उभर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो तभी ठीक हो सकते हैं जब हम उनकी असली समस्या को समझें, न कि सिर्फ दवाइयों से उन्हें शांत करने की कोशिश करें। तो ये है हमारा चौथा डिस्कनेक्शन, बचपन के दर्द से कटाव, उसे स्वीकार न करना, उससे निपटना न सीखना और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा न बनाना। अब बात करते हैं रुतबे और सम्मान की। जोहान ने एक और दिलचस्प रिसर्चर रॉबर्ट सपोल्स्की को ढूंढा, जो केन्या में बंदरों पर दशकों तक रिसर्च करते रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि बंदरों का इंसानों के डिप्रेशन से क्या लेना देना। बंदरों के समूहों में एक सख्त सामाजिक व्यवस्था होती है, जिसमें सबसे ऊपर एक ताकतवर नर होता है और बाकी सब उसके नीचे। सपोल्स्की ने पाया कि सबसे नीचे रहने वाले बंदर लगातार तनाव में रहते थे। उनके शरीर में तनाव के हार्मोन बहुत ज्यादा थे, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी और वो ज्यादा बीमार पड़ते थे। जब कोई निचले दर्जे का बंदर किसी दूसरे समूह में चला जाता जहां उसका रुतबा ऊंचा होता, तो उसका तनाव अपने आप कम हो जाता था। यानी समस्या उस बंदर में नहीं थी, समस्या उसकी हैसियत में थी। अब इंसान बंदर नहीं है, लेकिन हम भी सामाजिक प्राणी हैं और अपनी हैसियत को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। माइकल मार्मट ने इंसानों पर भी यही पैटर्न देखा। जितनी कम किसी की सामाजिक हैसियत,
उतना ज्यादा डिप्रेशन, दिल की बीमारी और जल्दी मौत का खतरा। और ये सिर्फ गरीबी की बात नहीं है, ये अपमानित महसूस करने की बात है। ये महसूस करने की बात है कि आप मायने नहीं रखते, कि आप एक अदृश्य सीढ़ी के सबसे नीचे हैं और बाकी सब आपसे ऊपर हैं। और हमारा समाज इस भावना को और बढ़ावा देता है। हम लगातार लोगों की तुलना करते रहते हैं, कौन ज्यादा सफल है, किसका घर बड़ा है, किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहां आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप किस मुकाम पर खड़े हैं, जिसका नतीजा एक ऐसी बेचैनी जो लोगों को खा रही है। लोग खुद को थकाकर भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा कोई ना कोई और ऊपर मिल जाता है। तो ये है हमारा 5वां डिस्कनेक्शन, सम्मान और हैसियत से कटाव। अब जरा एक आसान सा सवाल सोचिए, आखिरी बार कब आपने सच में प्रकृति में समय बिताया था? किसी पार्क में मोबाइल देखते हुए बैठना नहीं, बल्कि किसी पहाड़, जंगल या समुद्र किनारे सच में वक्त बिताना। कैसा लगा था? ज्यादातर लोगों को शांति महसूस होती है, मन हल्का हो जाता है। इसकी एक वैज्ञानिक वजह है। इंसान हजारों सालों से प्रकृति में रहकर विकसित हुए हैं। पेड़ पौधे, जानवर, मौसम, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। हमारा दिमाग प्रकृति से जुड़ने के लिए बना है। रिसर्च बताती है कि प्रकृति में थोड़ा समय बिताने से तनाव कम होता है, मन अच्छा होता है और डिप्रेशन के लक्षण घटते हैं। जिन मरीजों के अस्पताल के कमरे से पेड़ दिखते हैं वो जल्दी ठीक होते हैं। जिनके ऑफिस में पौधे हैं उन्हें अपने काम से ज्यादा संतुष्टि मिलती है। लेकिन आज हम कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं, नकली रोशनी में काम करते हैं और अपने वक्त का 90% घर के अंदर बिताते हैं। बहुत से बच्चे बड़े होते हैं बिना कभी पेड़ पर चढ़े या तारों के नीचे सोए। तो ये है हमारा 6ठा डिस्कनेक्शन, प्रकृति से कटाव। अब 7वें कारण की बात करते हैं, जो है एक सुरक्षित भविष्य का ना होना। जरा सोचिए, एक नौजवान अपनी पढ़ाई पूरी करता है, वो हर वो चीज करता है जो उसे सिखाई गई थी ताकि उसका भविष्य संवर सके। पर हकीकत क्या है? आज वो 2-3 अलग अलग छोटी मोटी नौकरियां कर रहा है, जहां न तो उसे कल की कोई गारंटी है और न ही आगे बढ़ने का कोई साफ रास्ता। वो अपना घर खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता और हमेशा इस चिंता में रहता है कि अगर कल नौकरी चली गई तो क्या होगा। यह किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि आज करोड़ों युवाओं की कड़वी सच्चाई है। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। पहले की पीढ़ियों को जो भरोसा और सुरक्षा मिलती थी, वो आज के दौर में खत्म हो चुकी है। देखिए, इंसान के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो अपने आने वाले कल के बारे में सोच सके और उसे बेहतर बनाने की योजना बना सके। पर जब उसे अपना भविष्य ही धुंधला नजर आए, जब हर दिन बस जैसे तैसे गुजारने की जद्दोजहद हो, तो डिप्रेशन होना कोई बीमारी नहीं बल्कि एक स्वाभाविक बात है। जब भविष्य का भरोसा ही टूट जाए तो मन का उदास होना लाजमी है। इसी को कहते हैं एक सुरक्षित भविष्य से कटाव। अब बात करते हैं आखिरी 2 कारणों की, जो जैविक हैं। जीन्स का डिप्रेशन में जरूर एक रोल है, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं है। जीन्स ऐसे समझिए कि वो बंदूक में गोली भरते हैं, लेकिन घोड़ा आपका माहौल खींचता है। अगर आपके जीन्स में डिप्रेशन का खतरा है, लेकिन आप एक अच्छे, सुरक्षित और जुड़े हुए माहौल में रहते हैं, तो वो खतरा शायद कभी सामने ही ना आए। और हाँ, जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपका दिमाग बदलता है, लेकिन वो बदलाव अक्सर डिप्रेशन का नतीजा होता है, कारण नहीं। आपका दिमाग आपके माहौल पर प्रतिक्रिया दे रहा होता है। जैसे आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं जब आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करते, वैसे ही दिमाग बदलता है जब आप लगातार तनाव, अकेलेपन और कटाव में जीते हैं। तो दोस्तों, ये थे डिप्रेशन और बेचैनी के 9 कारण। और ध्यान दीजिए, इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब किसी न किसी तरह के कटाव हैं। मतलब भरे काम से कटाव, लोगों से कटाव, सच्ची वैल्यूज से कटाव, बचपन के दर्द से कटाव, हैसियत और सम्मान से कटाव, प्रकृति से कटाव, सुरक्षित भविष्य से कटाव और अपनी जैविक बनावट से कटाव। इस नजरिए से देखें तो डिप्रेशन कोई दिमागी बीमारी नहीं है, बल्कि एक संकेत है। आपकी आत्मा आपको बता रही है कि आप जिस तरह जी रहे हैं वो इंसान के लिए सही नहीं है, कुछ बदलने की जरूरत है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है, अगर ये असली कारण है तो असली समाधान क्या है? अब आता है वो हिस्सा जो मुझे सच में उम्मीद देता है। अगर डिप्रेशन की वजहें मुख्य रूप से हमारे समाज और हमारे माहौल में छिपी हैं, तो इसका मतलब यह है कि समाधान भी वही है। और दिमागी केमिस्ट्री बदलने की कोशिश करने के बजाय, जिसमें हम अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं,
हम असल में जानते हैं कि अपने माहौल को कैसे बदलें और एक दूसरे से फिर से कैसे जुड़ें। जोहान को लंदन में डॉक्टर सैम एवरिंगटन नाम के एक डॉक्टर मिले जो कुछ बिल्कुल अलग कर रहे थे। जब मरीज डिप्रेशन की शिकायत लेकर उनके पास आते तो वो तुरंत दवाई नहीं लिख देते थे, बल्कि पहले पूछते थे, आपकी जिंदगी में सच में क्या चल रहा है। एक महिला डिप्रेशन के सारे लक्षणों के साथ उनके पास आई। बातचीत में पता चला कि उसका एक सड़क हादसा हुआ था और उसके बाद से वो घर से बाहर निकलने से डरने लगी थी। धीरे धीरे वो पूरी तरह अकेली हो गई थी। उसका डिप्रेशन कोई दिमागी खराबी नहीं थी, बल्कि लोगों से कट जाने का एक स्वाभाविक नतीजा था। तो डॉक्टर एवरिंगटन ने कुछ अलग किया। उन्होंने दवाई की जगह एक सामाजिक नुस्खा दिया। उन्होंने उस महिला को ऐसे लोगों के एक समूह से जोड़ दिया जो भी अकेलापन और बेचैनी झेल रहे थे। उस समूह ने मिलकर तय किया कि वो साथ में बागवानी करेंगे। वो महिला शुरू में मन से नहीं गई, लेकिन धीरे धीरे नियमित रूप से जाने लगी। वो लोगों से बातें करने लगी, उनके साथ काम करने लगी, कुछ बनाने लगी और खुद को किसी चीज का हिस्सा महसूस करने लगी। और देखते ही देखते उसका डिप्रेशन खत्म हो गया। गोलियों से नहीं, बल्कि सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो फिर से लोगों से जुड़ गई थी। डॉक्टर एवरिंगटन की क्लिनिक ने इस तरीके को लगातार अपनाया। उन्होंने पेंटिंग की क्लासेस शुरू की, पैदल चलने वाले समूह बनाए, सामुदायिक प्रोजेक्ट्स और खाना बनाने की क्लासेस आयोजित की, और नतीजे बेहद शानदार थे। बहुत से मरीजों के लिए ये सामाजिक नुस्खे दवाइयों से कहीं ज्यादा असरदार साबित हुए, क्योंकि ये डिप्रेशन की असली वजह को ठीक कर रहे थे। बर्लिन में एक प्रोग्राम इसे और आगे ले जा रहा है। वहां सिर्फ अकेले लोगों का इलाज करने के बजाय पूरी कम्युनिटी के ढांचे को फिर से बनाया जा रहा है। ऐसी जगह बनाई जा रही हैं जहां लोग स्वाभाविक रूप से मिल सकें। पड़ोस के प्रोजेक्ट्स आयोजित किए जा रहे हैं और उन लोगों को जोड़ा जा रहा है जो एक ही गली में रहते हैं लेकिन कभी मिले नहीं। सबूत बिल्कुल साफ है, लोगों से जुड़ना इंसान को ठीक करता है। जब आप अकेलेपन से निकलकर समाज का हिस्सा बनते हैं तो आपके शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन घटते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आपके दिमाग की केमिस्ट्री स्वाभाविक रूप से बदलती है, बिना किसी दवा के। लेकिन हमारा आज का समाज हमें अकेला रखने के लिए बनाया गया है। शहरों का फैलाव ऐसा है कि आपको हर जगह जाने के लिए गाड़ी चाहिए। पड़ोस में कोई सार्वजनिक जगह नहीं है। काम के घंटे इतने लंबे हैं कि समाज के लिए वक्त ही नहीं बचता, और इमारतें ऐसी बनाई जाती हैं जो हमें अलग अलग डिब्बों में बंद कर देती हैं। दूसरे लोगों से फिर से जुड़ने का मतलब है इन ढांचों के खिलाफ लड़ना। इसका मतलब है रिश्तों को बनाने और संभालने के लिए सचेत रहना। इसका मतलब है सहूलियत के ऊपर समाज को प्राथमिकता देना। इसका मतलब है सच में शारीरिक रूप से लगातार और दिल खोलकर मौजूद रहना। अब बात करते हैं काम की। आपको बाल्टीमोर के वो साइकिल चलाने वाले कुरियर लड़के याद हैं? उनकी कहानी यहां और भी दिलचस्प हो जाती है। वो कंपनी कुछ लड़कों ने मिलकर शुरू की थी क्योंकि वो इस बात से थक चुके थे कि उन्हें सिर्फ एक मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने अपनी एक अलग संस्था बनाई जहां हर कोई मालिक था। जोश नाम के एक लड़के ने जोहान को बताया कि पुरानी नौकरी में वो सिर्फ एक नंबर था। उसे फोन आता, वो सामान उठाता और पहुंचा देता। उसे न तो अपने समय की आजादी थी और न ही इस बात में कोई राय कि कंपनी कैसे चलनी चाहिए। वो बस एक मशीन का पुर्जा था जिसे कभी भी बदला जा सकता था। लेकिन इस नई संस्था में सब बदल गया। काम वही था, साइकिल चलाना और सामान पहुंचाना, पर अब उसकी एक आवाज थी। वो खुद फैसले लेता था कि काम कैसे होगा और मुनाफा कैसे बटेगा। उसका वो गहरा डिप्रेशन, जिसके लिए वो सालों से दवा ले रहा था, लगभग गायब हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका अपने काम के साथ रिश्ता बदल गया। जब आपके हाथ में कंट्रोल और मालिकाना हक होता है तो मुश्किल काम भी मायने रखने लगता है। लेकिन आज हमारी अर्थव्यवस्था उल्टी दिशा में जा रही है। आज ऐसी नौकरियां बढ़ रही हैं जहां आप पर हर पल नजर रखी जाती है और आपको हर काम वैसे ही करना पड़ता है जैसा मशीन चाहती है। अपने काम से फिर से जुड़ने का मतलब है अपनी नौकरी में आजादी और इज्जत की मांग करना। यह सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है, यह हमारी मानसिक सेहत का सवाल है। इसके बाद आता है अपनी वैल्यूज, यानी अपनी प्राथमिकताओं से जुड़ना। याद है साओ पाउलो में विज्ञापनों पर पाबंदी लगा दी गई थी। यह एक तरीका है अपने माहौल को बदलने का, पर हम खुद भी इस पर काम कर सकते हैं। आप खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अपना समय और ताकत कहां लगा रहा हूं? उन चीजों पर जो मुझे सच में खुशी देती है, जैसे अच्छे रिश्ते और खुद का विकास, या उन चीजों पर जो दुनिया मुझे दिखा रही है, जैसे महंगा फोन और लग्जरी सामान?
रिसर्च कहती है कि जितना ज्यादा आप बाहरी दिखावे को छोड़कर अपनी अंदरूनी खुशी पर ध्यान देंगे, उतने ही ज्यादा आप खुश रहेंगे। विज्ञापनों की चालाकी को समझना जरूरी है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपको सिर्फ अधूरा महसूस कराने के लिए ये विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, तो उनकी ताकत खत्म हो जाती है। तब आप किसी बड़े होर्डिंग को देखकर ये नहीं सोचते कि आप में कोई कमी है। अपनी सही वैल्यूज से जुड़ने का मतलब है ये खुद चुनना कि आपके लिए क्या मायने रखता है, न कि बड़ी कंपनियों को यह तय करने देना। एक और बहुत खूबसूरत तरीका है जिसे मुदिता कहते हैं। इसका मतलब है दूसरों की सफलता और खुशी में सच में खुश होना। आज के इस दौर में हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई और जीत रहा है तो मतलब हम हार रहे हैं, लेकिन मुदिता हमें सिखाता है कि दूसरों की खुशी हमारी खुशी को बढ़ा सकती है, कम नहीं। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आप अक्सर अपने ही दुखों और कमियों के चक्कर में फंस जाते हैं। दूसरों की भलाई पर ध्यान देने से वो जकड़न ढीली पड़ जाती है और आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप इस बड़ी दुनिया का एक हिस्सा हैं। अब बात करते हैं बचपन के दर्द से उबरने की। डॉक्टर फेलेट्टी की रिसर्च ने दिखाया कि पहला कदम है यह स्वीकार करना कि आपके साथ जो हुआ वो सच था और वो आपकी गलती नहीं थी। दशकों तक हमने बचपन के दर्द को नजरअंदाज किया, पर उसे दबाने से वो खत्म नहीं होता। इसके लिए सही थेरेपी और मदद की जरूरत होती है ताकि आप उन यादों को सुलझा सकें। बहुत से लोग जो सालों से डिप्रेशन में थे, वो सिर्फ इसीलिए ठीक हो पाए क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने उस पुराने दर्द का सामना किया और उसे सुलझाया। अंत में सबसे जरूरी है एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद। कनाडा के एक छोटे से शहर में एक प्रयोग किया गया जहां हर इंसान को एक तयशुदा आमदनी दी गई, बिना किसी शर्त के। नतीजा यह हुआ कि वहां मानसिक बीमारियों और डिप्रेशन में भारी कमी आई। यह बिल्कुल साफ है, जब आपको यह नहीं पता कि अगले महीने का किराया कैसे देंगे, तो आपका दिमाग हमेशा खतरे की घंटी बजाता रहता है। आर्थिक सुरक्षा सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह मानसिक सुकून की बुनियाद है। जब लोगों के पास एक सुरक्षित कल होता है, तभी वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में निवेश कर सकते हैं। अब दोस्तों, मुझे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। ये जो नजरिया हमने अभी डिस्कस किया कि डिप्रेशन का असली कारण हमारा समाज और माहौल है, न कि सिर्फ दिमाग की केमिस्ट्री, ये बात बहुत बड़ी बहस छेड़ देती है। और सच तो ये है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि आप इस सच पर यकीन करें। सोचिए, दवाइयों का कारोबार हर साल लाखों करोड़ों रुपयों का होता है। इन बड़ी कंपनियों ने अपना सारा पैसा और ताकत इसी बात को फैलाने में लगा दी है कि डिप्रेशन सिर्फ एक दिमागी बीमारी है। उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि जैसे ही आप उदास हों, आप सीधे डॉक्टर के पास जाएं और दवा की पर्ची लेकर आ जाएं। जब भी कोई रिसर्च इस बात को चुनौती देती है, तो ये बड़ी कंपनियां उसे दबाने की पूरी कोशिश करती हैं। हमारे बहुत से डॉक्टर और विशेषज्ञ भी इसी पुरानी सोच में रंगे हुए हैं। उनके लिए यह मानना आसान है कि दिमाग खराब है, क्योंकि समाज के ढांचे को बदलना बहुत मुश्किल काम है। एक गोली लिख देना आसान है, पर किसी की जिंदगी के टूटे हुए रिश्तों और अकेलेपन को ठीक करना बहुत मुश्किल। अक्सर लोग तर्क देते हैं कि भाई, वजह जो भी हो, पर दवा तो काम करती है ना। और मैं यहां बहुत साफ कह देना चाहता हूं, अगर दवाइयों ने आपकी मदद की है तो वो सच है और आपकी जान कीमती है। हम यहां किसी के अनुभव को गलत नहीं कह रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि क्या सिर्फ दवा ही आखिरी रास्ता होना चाहिए? क्या लोगों को यह नहीं पता होना चाहिए कि उनके ठीक होने में एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके खुद के भरोसे और उम्मीद का है? हमें डिप्रेशन के असली कारणों को जड़ से मिटाना होगा। हमें अपने काम करने के तरीकों को बदलना होगा ताकि लोगों को इज्जत मिले। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां पड़ोसी एक दूसरे को जाने, जहां युवाओं को अपना भविष्य सुरक्षित लगे और जहां बचपन के दर्द को छिपाया ना जाए, बल्कि उसे ठीक किया जाए। तो आखिर में सवाल यह है कि जोहान हरी का क्या हुआ? 40,000 मील का सफर तय करने और दुनिया के महान वैज्ञानिकों से मिलने के बाद उन्होंने अपनी दवाइयां धीरे धीरे बंद कर दी। ऐसा इसलिए नहीं कि वो दवाइयों के खिलाफ थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वो गलत चीज का इलाज कर रहे थे। उनका डिप्रेशन किसी केमिकल की कमी से नहीं था, बल्कि एक कटे हुए और बेमतलब के जीवन से था। उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। उन्होंने गहरे दोस्त बनाए, अपने पुराने दर्द को सुलझाया और अपनी वैल्यूज को बदला। वो रातों रात ठीक नहीं हुए, पर धीरे धीरे उनकी जिंदगी में असली सुकून लौट आया। दोस्तों, डिप्रेशन कोई खराबी नहीं है, ये एक इशारा है। यह आपकी आत्मा का वो दर्द है जो बता रहा है कि आप वैसे नहीं जी रहे जैसे एक इंसान को जीना चाहिए। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे
जलते हुए तवे पर हाथ रखने से दर्द होता है। वो दर्द दुश्मन नहीं है, वो तो बस आपको यह बता रहा है कि अपना हाथ वहां से हटा लो। डिप्रेशन को सिर्फ दवा से दबाना वैसा ही है जैसे हाथ जलता रहे और आप बस दर्द कम करने की गोली खाते रहें। समाधान दवा की शीशी में नहीं, बल्कि जुड़ने में है, एक दूसरे से, अपने काम से, अपनी प्रकृति से और अपनी इंसानियत से। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि आज आप किस चीज से खुद को कटा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या वो आपके दोस्त हैं, आपका काम है या आपका खुद का बीता हुआ कल? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि इस कहानी ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया। याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस अपनी जड़ों से कट गए हैं और यकीन मानिए, फिर से जुड़ना मुमकिन है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो इसे अपनों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।